The quality of customer service plays a vital role in becoming the market leader in the online world. Often, customer service has to work with customers to modify the online orders. Sometimes it is the customer who wants to change the item or negotiate a better price. Other times, the items sold are not available in inventory. It is not unusual for customer service to modify the sales orders. But what happens if the order was received from the e-commerce site? X2X e-commerce allows seamless integration for order modification. When an order is modified in Dynamics GP, the order is replaced with the modified order in Magento with the new credit card pre-authorization. X2X e-commerce takes a big workload of managing your Magento e-commerce from you, which eliminates the need to hire full-time employees for e-commerce store management. Do you want to see a quick demo of our solution? Get in touch with our experts today to see how you can grow your business with X2X e-commerce. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वकास अहमद चैनल के पहले ट्यूटोरियल में सबको खुश आमदीद। यह मेरा पहला ट्यूटोरियल है तो माफ़ कीजिएगा अगर मुझसे कोई गलतियां हों। तो ट्यूटोरियल शुरू होने से पहले आपने जो वीडियो देखी थी उसका मैं ब्रेक डाउन करके आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो भी मैंने एनिमेशंस बनाई हैं उनके पीछे मैंने कौन सा फ़ैसला क्यों लिया है। बात दरअसल यह है कि ये एक क्लाइंट आया था भाई के प्रोफाइल के ऊपर, जिसने ये कहा था कि उसे इस किस्म की वीडियो चाहिए। उसने पहले एक सैम्पल वीडियो दिखाई थी और फिर उसने कहा था कि उसको इस तरह की एक वीडियो चाहिए। उसने और कोई भी डेटा प्रोवाइड नहीं था किया सिवाय 2 पिक्चर्स के और अपने लोगो के और एक वॉइस ओवर के। बाकी सारा डेटा इंटरनेट से डाउनलोड करके मैंने खुद ही ये पूरी वीडियो एग्जीक्यूट की है। तो बिना वक्त गवाए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप वॉइस ओवर को गौर से वीडियो को पीछे करके जाकर देखें तो मैंने वॉइस ओवर के ऊपर ही हर चीज़ का फ़ैसला लिया है कि कौन सी ऑडियो के ऊपर, कौन से जुमले के ऊपर क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर लगेगी। और ये जो भी मैंने वेक्टर फाइल्स डाउनलोड किए हैं वो आप मेरे भाई की वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसके अंदर भाई ने बताया हुआ है कि किन वेबसाइट्स या आपने एसेट्स डाउनलोड करने हैं। वेक्टर फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए बहुत ज़्यादा लिमिटेशन होती है, तो मुझे काफ़ी सोच समझ कर फैसला लेना था क्योंकि दिन में कुछ ही फाइल्स डाउनलोड की जा सकती हैं। जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा ये हुआ कि मैंने यकदम से इंटरनेट खोल के बहुत सारा कचरा जमा करना शुरू नहीं किया, बल्कि अच्छे तरीके से सोच विचार किया और सिर्फ वही फाइल डाउनलोड की जिसकी मुझे ज़रूरत थी। लिमिटेशन होने से कई दफ़ा हमें बहुत सारे फ़ायदे भी मिल जाते हैं और मुझे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। खैर, मैंने फ़ाइल डाउनलोड की और उसके बाद मैंने एनिमेट इसको करने के लिए कुछ खास टेक्निक्स नहीं यूज़ की हैं। एक एनिमेशन प्रिंसिपल होता है बड़े कॉमन, जिसे कहा जाता है स्क्वाश एंड स्ट्रेच। उसको यूज़ करने की कोशिश की है। वैसे बेसिकली ये स्क्वाश एंड स्ट्रेच नहीं है, स्क्वाश एंड स्ट्रेच में और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। उसके बारे में हम शायद किसी और वीडियो में डिटेल में बात करें। ओवरशूट करती है पहले एनिमेशन और उसके बाद सेटल डाउन हो जाती है। पहले जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्केल 0 से 110 पर आता है और उसके बाद जाता है आगे इसके बाद यहाँ से जाता है 90 पर और उसके बाद सेटल डाउन होके वापस आ जाता है 100 पर। ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरीके से जब गन से फायर किया जाता है तो उसके बाद गन के अंदर जो एक्शंस क्रिएट होते हैं, यानी कि पहले पीछे आता है और चैम्बर और आगे गोली निकलती है और फिर वापस से झटका खाने के बाद गन वापस सेटल हो जाती है। यानी कि पहले ओवरशूट हो रही है एनिमेशन और उसके बाद रिकॉइल क्रिएट होता है और उसके बाद एनिमेशन सेटल डाउन हो जाती है। और इसका जो ग्राफ है वो आप कुछ इस तरीके से बना हुआ देख सकते हैं। ये ग्राफ भी मैंने ही खुद एडजस्ट किया है। ये है जो हमारा वैल्यू ग्राफ है जो कि मैंने एडजस्ट किया है। खैर, इसी तरीके से ही सिंपल बहुत ही तरीके से मैंने ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है जो कि वॉइस ओवर के अंदर आप सुन सकते हैं। और उसके बाद मैंने बड़ी ही सिंपल सी ट्रांजिशन यूज़ की है, शेप लेयर को यूज़ किया है और उसके साथ ही पोजीशन और पाथ के की फ्रेम्स क्रिएट करके पूरी स्क्रीन को कवर किया है। और उसके बाद आई थी अगली स्लाइड जो कि ये प्री कॉम्प है। इसके अंदर आप सिंपली मैंने बड़े ही सिंपल तरीके से ये जो मैप था बैकग्राउंड पे, पहले इसका स्केल अप किया और उसके बाद जो ख़ास मकामात थे इस मैप के अंदर, अब इस मैप के अंदर आप जो ख़ास मकामात देख सकते हैं उनको मैंने स्केल डाउन कर दिया। पहले मैं एक बात बता दूं कि आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इन फाइल्स को लाने से पहले मैंने इलस्ट्रेटर के अंदर इन फाइल्स को जाकर ब्रेक डाउन किया था, क्योंकि जब भी मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी इलस्ट्रेटर की फाइल इस तरीके से वेक्टर्स की डाउनलोड की जाती हैं तो हर सारी जो पूरी फाइल होती है वो एक ही लेयर होती है। तो आफ्टर इफेक्ट भी उसको एक लेयर ही समझता है, कॉम्पोजिशन नहीं समझता। तो इसको कॉम्पोजिशन बनाने के लिए पहले इलस्ट्रेटर के अंदर ओपन करके डिवाइड करना पड़ता है लेयर्स के अंदर हर चीज़ को। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी एक कम्प्लीटली ट्यूटोरियल बनाऊँ तो मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताएं। खैर, इसी तरीके से मैंने
मैंने वही स्केलिंग वाला मेथड यूज़ करते हुए सारी शेप्स के ऊपर अप्लाई किया और ये वाली जो मारते हैं वो बड़े सिंपल तरीके से रिवील हो जाती हैं। और यहाँ पर ये जो एनिमेशन आपको इस प्लेन के अंदर नज़र आ रही है वो बड़ी सिंपल तरीके से मैंने एग्जीक्यूट की थी। प्लेन को मैंने सिंपली ये 2 की फ्रेम्स हैं लीनियर, और ये मैंने पाथ क्रिएट किस तरीके से की इसके पीछे मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। कोई भी पाथ आप पेन टूल से क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद आप सिंपली आपको करना ये है कि ये मैं इसका स्ट्रोक अनेबल कर देता हूँ और फिल ऑफ कर देता हूँ ताकि क्लियरली समझ आ जाए सबको। हाँ जी, अब ये जिस तरीके से ये पाथ है बहुत ही घटिया है वैसे तो। खैर इस पाथ का आपने क्लिक करना है शेप के ऊपर और W प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये पाथ आ जाएगा। पाथ के ऊपर आपने सिंपली क्लिक करके एक की फ्रेम बनाना है और इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर लेना है। और उसके बाद फॉर एग्जांपल अब हम आए थे अपने एरोप्लेन लेयर पे और ये मैंने की फ्रेम ऑफ कर दिया यहाँ से सारे। उसके बाद नया की फ्रेम क्रिएट किया और Ctrl+V कर दिया। अब इससे होगा क्या, बड़ी सिंपल सी चीज़ होगी। पहले मैं इस लेयर को डिलीट कर दूं ताकि हमें तंग ना करें। अब मैं दिखाता हूँ कि एरोप्लेन करेगा क्या। अब सिंपली इसने किया ये कि जो पाथ मैंने क्रिएट की थी इसने पूरी की पूरी पाथ के सारे की फ्रेम्स क्रिएट कर दिए हैं, और ये वो सारे की फ्रेम्स हैं। और अब एरोप्लेन उस पूरी पाथ के ऊपर चल रहा है। अब ज़ाहिरी बात है ये पोजीशन की फ्रेम है तो रोटेशन उस हिसाब से अप्लाई नहीं हो रही है। रोटेशन को हमें कंट्रोल मैनुअली करना पड़ेगा। तो ये बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए मैंने एनिमेशन बूट कैम्प के अंदर एक एनिमेशन क्रिएट की थी प्लेन वाली। खैर इसे मैं अनडू कर देता हूँ और अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड के ऊपर। अगली ट्रांजिशन सेम तरीके से मैंने यूज़ की है शेप लेयर, और अब इस दफ़ा दूसरी डायरेक्शन से आ रही है क्योंकि ट्रांजिशंस को यूज़ करते हुए मैंने बेसिकली अपने जहन के अंदर इस चीज़ को लाजमी रखा था कि काउंटर बैलेंस होना चाहिए किसी भी चीज़ का। अगर मैं एक ही तरफ से ट्रांजिशन को अप्लाई करता रहा तो देखने वाला शायद उकता जाए, या फिर उसके जहन के अंदर ये चीज़ लाजमी तौर पर क्रिएट हो जाएगी कि ट्रांजिशन इसी तरफ से ही आने वाली है। हमेशा जिस तरीके से सिनेमाटोग्राफी के अंदर अपनी स्टोरी को या एडिट्स के अंदर अपनी स्टोरी को अनप्रेडिक्टेबल रखा जाता है, इसी तरीके से एनिमेशन के अंदर भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी वही कोशिश की और यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ से ट्रांजिशन अप्लाई की। और उसके बाद यहाँ पर ये लैपटॉप ऊपर आता है ऑफ स्क्रीन से। ये कॉम्प ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लैपटॉप की AI फाइल है, यानी कि ये सिर्फ एक सिंगल लेयर ही है, कोई कॉम्प नहीं था लाया मैं वहाँ से। और उसके बाद जो क्लाइंट ने फ़ोटो दी थी मैंने वो फ़ोटो यूज़ करके इसके अंदर फ़ोटो ऐड की है। अब इन पार्ट्स के अंदर और क्या मैं कर सकता था, मेरे पास कोई ख़ास चॉइस नहीं थी क्योंकि क्लाइंट की डिमांड थी ये कि ये फ़ोटो इतने सेकंड तक यहाँ पर रहना लाजमी है, तो मैंने वैसा ही किया। यहाँ पर मेरे पास क्रिएटिव फ्रीडम नहीं था तो मैं कुछ खास कर नहीं पाया। खैर ये टाइम पूरा होने के बाद यहाँ से फिर एक और ट्रांजिशन आ जाती है जिसका मैंने उन्हीं तरीक़ों को यूज़ करते हुए वापस एग्जीक्यूट किया, लेकिन अब इस दफ़ा नीचे की डायरेक्शन से आ रही है ट्रांजिशन। और अब वापस से वाइट होने के बाद अब अगर आप गौर करें तो वॉइस ओवर के अंदर कस्टमर सर्विस की बात हो रही है, जिसको मैंने इस इलस्ट्रेशन के ज़रिए कन्वे करने की कोशिश की है कि जिस तरीके से हम कॉलिंग सेंटर में कॉल वगैरह करते हैं तो वो इसी तरीके से हमारी बात वगैरह सुनते हैं, वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। और जब वो आगे से व्हाट करके कुछ कहता है जुमला वॉइस ओवर वाला, तो मैंने यहाँ पर सिंपली एक क्वेश्चन मार्क को ज़रा सा बम्पी फील करवा दिया। कोई ज़्यादा इसके अंदर भी डिफ़िकल्ट एनिमेशन नहीं है। सेम स्केलिंग मैंने उसी तरीके से यूज़ किया जिस तरीके से मैंने पिछली स्लाइड्स के अंदर यूज़ किया। और उसके अलावा ये जो रोटेशन के अंदर मैंने भी वही ओवरशूट वाली टेक्निक यूज़ किया। खैर अब हम अगली स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं और अगली स्लाइड के अंदर ट्रांजिशन इस दफ़ा आई है। अब यहाँ पर जो हमारा ब्रांड था लोगो, उसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया वॉइस ओवर के अंदर, तो ज़ाहिर बात स्क्रीन के ऊपर भी इंट्रोड्यूस करवाना ज़रूरी था। तो मैंने सिंपली लोगो के ऊपर ये एनिमेशन डाली और उसके बाद वो लोगो के बारे में मज़ीद कोई बात नहीं करता। अब वो मज़ीद बात करता है अपनी ही ट्रेडिंग के बारे में, यानी कि वो जो ऑर्डर वगैरह का जो सिलसिला है वो वापस डिस्कस करने का आया था। और क्लाइंट की यहाँ पर फिर से यही डिमांड थी कि इस तरीके से हाईलाइट किया जाए। हाईलाइट करने के लिए बड़ी सिंपल सी टेक्निक यूज़ की है मैंने। सॉलिड लेयर होती है वो मैंने यहाँ से न्यू क्रिएट करने के बाद 30% ओपेसिटी रखी है और फिर उसके अंदर एक मास्क क्रिएट करके इस पार्ट को मैंने हाईलाइट किया है। तो बड़ी सिंपल सी टेक्निक है ये भी, जिसको आप अपने एडिट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी जो पहले से आफ्टर इफेक्ट यूज़ करते हैं वो तो इस तरह की छोटी मोटी टेक्निक से वाकिफ़ हूँ। अब हम मूव करते हैं अगली स्लाइड के ऊपर और अगली स्लाइड के अंदर यहाँ पर मैंने ट्रांजिशन नहीं यूज़ की। यहाँ पर मैंने सिंपली जो हमारा सीन था मैंने उसी को ही जो हमारी प्री कॉम्प थी उसी को ही मैंने एनिमेट कर दिया, वही मैंने साइड से स्क्रीन के ऊपर ले आया।
तो ये कुछ डिफरेंट हो गया। वैसे भी अब आप लोग भी शायद यही प्रेडिक्ट कर रहे हों उस वीडियो को शुरू में देखते हुए कि ट्रांजिशन आएगी साइड से एरो वाली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल रखा जा सकता है अपनी कहानी को। इसी तरीके से अब यहाँ पर व्हीकल मैंने उनका कन्वे किया। ज़ाहिर बात है लोड्स की बात हो रही है कि बहुत सारे लोड्स जो है वो ई कॉमर्स की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, तो वो मुझे लगा कि एक व्हीकल से अच्छा कन्वे करने का कोई तरीका नहीं है इस मैसेज को, तो मैंने ये व्हीकल वाली टेक्निक ट्राई की। और यहाँ पर बैकग्राउंड पे मैंने ये भी खुद क्रिएट किया है। रोड वाली फीलिंग ऐड करने के लिए मैंने सिर्फ एक येलो सॉलिड यूज़ किया है और कोई ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा टेक्निक यूज़ किया। अब आ जाता है अगला स्लाइड, जिसके अंदर मैंने बैकग्राउंड ये येलो वाला ही मुझे कॉम्प्लीमेंट्री लगा तो मैंने वही रहने दिया। मुझे नहीं फील हुआ कि ट्रांजिशन की यहाँ पर ज़रूरत है, तो मैंने बस जो हमारी स्लाइड थी उसके अंदर वाले कंपोनेंट्स को रिवील करना शुरू कर दिया। यहाँ पर अल्फ़ा बैकग्राउंड है जिसकी वजह से बाहर हमें जो है वो येलो वाला बैकग्राउंड ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर सिंपली दोनों साइडों से बेंचेस आ जाते हैं और उसके बाद बेंचेस के ऊपर ये बाउंसी इफेक्ट वही स्केलिंग का अप्लाई करके मैंने इन चीज़ों को रिवील किया है। और बैकग्राउंड के ऊपर मैंने कुछ खास नहीं किया है, अल्फ़ा मैट्स के साथ इन शेप्स को रिवील किया है बस, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपना जो मेन सब्जेक्ट है उसी के ऊपर ही अटेंशन ड्रॉ रखूँ, इसलिए मैंने कोई फैंसी एनिमेशन अप्लाई करने की कोशिश नहीं की, स्केलिंग वगैरह या बाउंसी वगैरह, क्योंकि मैं चाहता था कि लोगों की नज़र इस पर पड़े। ये एक प्रिंसिपल होता है एनिमेशन का जिसे आई ट्रेस कहते हैं, तो उसको यूज़ करने की कोशिश की है मैंने। तो क्योंकि ज़्यादातर अटेंशन ऑडियंस का इस एरिया में रहता है और हमारा जो अगला एक्शन होता है वो भी इसी तरीके से ही क्रिएट होता है, जो कि इस साइड से स्टार्ट हो जाता है और फिर यहाँ से सेंटर में ही हमारी निगाह रहती है। और ये जो 4 कैरेक्टर्स हैं इनको बड़ी सिंपली तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था। पहले चारों को सिंपली वही स्केलिंग वाली प्रॉपर्टी से मैंने एनिमेट किया और उसके बाद एक एक फ्रेम का मैंने इनके अंदर गैप क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से एक आँखों का फ़्लो क्रिएट होता है, जिससे यहाँ से हमारी नज़र पड़ना स्टार्ट होती है और इस तरफ को फ़्लो करती है। अगर मैं सिर्फ एक एक ये की फ्रेम को हटा दूँ वापस, तो ये चारों कैरेक्टर्स जब एकदम से स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो ये कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेंगे। इस तरीके से हमारी आंखों को एक फ़्लो मिल जाता है चलने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये कैरेक्टर आता है और फिर हमारी नज़र इस पर पड़ती है और फिर उसके बाद ये वाला कैरेक्टर जो है वो उस तरफ जो लेफ़्ट की तरफ हमारा मोशन चल रहा है उसको मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि ये वाला कैरेक्टर लेफ़्ट बंदे के हाथ में एक बुक पकड़ा रहा है, तो ये हमारे जो मोशन है मोशन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये एक्शन इनका। खैर मुझे लगता है कि शायद मैं काफ़ी ज़्यादा ही सोचा इस बारे में। हो सकता है कि देखने वाला आम इंसान इस चीज़ के बारे में इतना ना सोचे, लेकिन ये चीज़ें सबकॉन्शियसली जब भी हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं और ऐसी चीज़ों की वजह से ही एनिमेशन ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है आपकी कई दफ़ा। और सेंटर के अंदर फिर ये रेड कलर का क्रॉस आ जाता है जिससे ये जाहिर किया जा रहा है कि अब मज़ीद वर्कर्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने फिर सिंपली वापस इसी एनिमेशन को टाइमरी मैपिंग को यूज़ करते हुए टाइम रिवर्स कर दिया लेयर को और उसके बाद ये वापस से एनिमेशन उसी तरीके से ड्रॉप आउट होती है और उसी के दौरान ही ट्रांजिशन आ जाती है इस दफ़ा नीचे से और यहाँ पर ये काफ़ी सारे बबल्स वगैरह हैं और यहाँ से फ़ोन आता है। अब ये कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहाँ से ये वाली लेयर है जो हमारी ये क्लॉक वाली है, इसको हम सोलो करके ज़रा देख लेते हैं। ये वही बाउंसी इफेक्ट है जो मैंने यूज़ किया पिछली स्लाइड्स के अंदर, वही सिंपल टेक्निक है। जो बाकी ये नेविगेट वगैरह हैं ये इनके अंदर कोई ख़ास टेक्निक नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं ये भी। हाँ जी, ये फॉर एग्जांपल ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, इनके साथ मैंने एनिमेट करने के लिए बड़ी सिंपल टेक्निक यूज़ की है। जितने भी बैकग्राउंड के ऊपर जो शेप्स थे जो एक्स्ट्रा थे जो हमारे मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहे थे आर्ट वर्क के अंदर, मैंने उन सब के साथ ही एक सिंपल सी टेक्निक यूज़ की कि उन्हें मैंने ओपेसिटी के साथ रिवील किया है और जो चीज़ें हमारी आंखों का अटेंशन खींच सकती हैं उन्हें मैंने बाकी चीज़ों से डिफरेंटली एनिमेट किया है। ये बाकी सारी जो छोटी छोटी चीज़ें इन्हें मैंने ओपेसिटी से रिवील किया है और ये जो हमारी मेन चीज़ें थी इन्हें मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से एनिमेट किया है, जैसे कि ये क्लॉक है और फ़ोन वगैरह। मैंने ओपेसिटी से इन छोटी चीज़ों को रिवील किया है और उसके अलावा मैंने इनके साथ एक एक्सप्रेशन भी यूज़ किया। एक्सप्रेशन मैंने पोजीशन के ऊपर अप्लाई किया है विगल। और अगर आपको एक्सप्रेशंस के बारे में नहीं पता तो एक्सप्रेशन की डेफिनेशन ये है कि एक्सप्रेशन बेसिकली एक सिंपल सा चंद
लाइंस का छोटा सा कोड होता है जो आप एक एट्रीब्यूट से दूसरे एट्रीब्यूट के अंदर अटैच कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर, और चीज़ों को मूव करवा सकते हैं और उन्हें एनिमेट कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग की फ्रेम्स इवन। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोजीशन के ऊपर एक भी की फ्रेम नहीं है, लेकिन वो एनिमेट ज़रूर हो रही है लगातार। अगर आप शेप्स को देखें तो वो हिल रही हैं लगातार, तो वो विगल एक्सप्रेशन की वजह से ही है। एक्सप्रेशंस के ऊपर अगर आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आई तो मैं अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ। खैर, अब हम कंटिन्यू करते हैं। ये छोटे जितने भी शेप्स हैं वो इसी तरीके से इधर उधर हिल रहे हैं विगल एक्सप्रेशन की वजह से। और यहाँ पर ये जो 2 पत्ते हैं, पत्तों के साथ मैंने कुछ ट्राई करने की कोशिश की थी यूनिक। पहले स्केलिंग प्रॉपर्टी मैंने सेम तरीके से यूज़ किया है जिससे अब तक आप वाकिफ़ हो चुके हैं। 3 मैंने पपेट पिन्स क्रिएट किए हैं। पपेट पिन्स बेसिकली पपेट टूल के ऊपर रिगिंग अकेडमी के अंदर एक बाकायदा क्लास आएगी, तो उसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आप लोगों को। मैंने 3 पिन्स क्रिएट किए हैं, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अटैच्ड हैं, और उसके बाद सिंपली हो यह रहा है कि ये जो तीसरी पिन है इसका मैंने एनिमेट किया, जिसकी वजह से ये पत्ता जो है वो हमें हिलता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से मैंने दूसरे पत्ते को भी यूं ही एनिमेट किया। और अब हम आ जाते हैं कुछ मेन पार्ट के ऊपर, जो कि है फ़ोन का। फ़ोन जो है सिंपली यहाँ से हमारा यहाँ पर आके रिवील स्टार्ट होता है फ़ोन का। और फ़ोन का अगर आप फ़ोन की लेयर को मैंने कुछ खास एनिमेट किया ही नहीं है, क्योंकि उसका मैंने हैंड से पेरेंट कर दिया, और हैंड की लेयर के ऊपर भी मैंने कोई ख़ास एनिमेशन अप्लाई नहीं की। सिंपली एक जो झटके वाली फीलिंग है वो ऐड की है रोटेशन के ज़रिए। जो हमारा बंदा वॉइस ओवर में कहता है वो यहाँ पर रिवील होता है, वो सोल्यूशन कहता है और यहाँ पर सोल्यूशन पॉपअप होता है। और फिर दूसरे हाथ को मैंने सिंपली कोई रिगिंग वगैरह नहीं की है, सिंपली बस सिंगल लेयर है जिसका मैंने बस पोजीशन के साथ एनिमेट किया है, और सोल्यूशन की तरफ सोल्यूशन को बहारने के लिए उसके ऊपर उंगली रखी है, जिसकी वजह से देखने वाले की नज़र लाजमी इसके ऊपर पड़े। और सोल्यूशन का जिक्र करने के बाद यहाँ से स्लाइड फ्रीज़ हो जाती है यहीं पर। और अगर मेन कॉम्प में हम जाकर देखते हैं तो आगे ये होता है दरअसल के सोल्यूशन के बाद सोल्यूशन के ऊपर जिस तरीके से फिंगर आती है उसके बाद फाइनल ट्रांजिशन आती है। अब अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने जो पिछली दफ़ा प्री कॉम्प पोजीशन लाया था मैं वो लेफ़्ट से राइट लाया था, तो इस दफ़ा मैंने राइट टू लेफ़्ट यूज़ किया है। और इसी तरीके से बैकग्राउंड आ जाता है। और अब इस कॉम्प के अंदर हम चले जाते हैं और यहाँ पर बेंच आता है पहले साइड से। और ग्राफ को अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को ग्राफ दिखाता हूँ, सिर्फ एक्सपोजिशन मैंने एनिमेट किया है। वैसे स्पीड ग्राफ और वैल्यू ग्राफ में से मैं वैल्यू ग्राफ प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मोशन ग्राफिक्स के अंदर ज़्यादातर क्रिएटर्स यही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल ज़्यादा होता है क्रिएटर का कंट्रोल्स के ऊपर। पर फिर भी अपने अपने प्रेफरेंस की बात है, बहुत सारे लोग स्पीड ग्राफ भी प्रेफर करते हैं। और ये जो शेडो है वो सिंपली स्केल अप हो रहा है। अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वही स्केलिंग वाली टेक्निक यूज़ किया मैंने, लेकिन इस दफ़ा मैंने आई ट्रेस दूसरी साइड से यूज़ किया। इस दफ़ा कोई ख़ास रीज़न नहीं था इस साइड से यूज़ करने का, लेकिन जिस तरीके से हमने पिछली स्लाइड के अंदर राइट साइड से यूज़ किया था, तो इस दफ़ा मैंने लेफ़्ट साइड से यूज़ करने की कोशिश की, ताकि काउंटर बैलेंस कर लूँ मैं अपनी एनिमेशन को। जो बॉटल्स से पड़े हुए हैं वो रिवील होते हैं, और बॉटल्स के बाद ग्लास, और फिर उसके बाद ये माइक रिवील होता है, और जो हमारा स्पीकर है फिर वो रिवील होता है। स्पीकर को मैंने एंड में इसलिए रिवील किया क्योंकि इस वक्त इनके कस्टमर सपोर्ट और एक्सपर्ट्स की बात हो रही है, जो कि ज़ाहिरी बात है एक्सपर्ट बंदा वही होगा ना जो दूसरों को लेक्चर दे रहा है। तो इसलिए मैंने उससे अहमियत शो करने के लिए उससे मैंने एंड में रिप्रेजेंट करवाया। और साथ दूसरी बात यह कि ये वॉइस ओवर के साथ मैच भी हो रहा है टाइमिंग के लिहाज से। मज़ीद यहाँ से अगर हम और आगे जाते हैं तो जिस तरीके से बात ख़त्म होती है तो हमारी स्लाइड जो है क्रॉस डिज़ोल्व होने के बाद, जो कि मैंने ये जो येलो हमारा बैकग्राउंड है इनके ऊपर मैंने सिर्फ ओपेसिटी की फ्रेम्स अप्लाई किए हैं, और जो है हमारा X2X ई-कॉमर्स का मेन लोगो रिवील वापस आ जाता है, और उसके बाद हमारी जो स्लाइड है वो एंड हो जाती है। अब अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि ये आइडिया मुझे कहाँ से आया, तो टू बी ऑनेस्ट ये इन सिंपली वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि बंदे को आइडिया कहाँ से आता है। हाँ, व्लॉग्स के अंदर इस बारे में हो सकता है कि कभी मैं इन फ्यूचर बात कर दूँ कि क्रिएटिव आइडियाज़ बंदे को कैसे आते हैं। और बात आइडिया की ही है अगर, तो मुझे ये एनिमेट करने में इतनी देर नहीं लगी जितना सोचने में लगी कि मुझे किस तरह के डॉक्यूमेंट्स पिक करने चाहिए इंटरनेट से। बात सारी सोच की होती है एनिमेशन को क्रिएट करने से पहले, वरना ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि इंटरनेट से आप भी और मैं भी
बहुत सारी एनिमेशंस को देखकर कॉपी करके क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कस्टम एनिमेशन क्रिएट करने में यही प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे क्रिएटर्स और लोग ये बात करते हैं कि आइडिया कहाँ से आएगा। तो आइडिया जनरेट करने के लिए ही बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अब ये जो 1 मिनट की रील मैंने आपको दिखाई है, इसको मुझे तकरीबन 3 दिन लगे थे बनाने में। हालांकि देखा जाए तो इसके अंदर ऐसी कोई खास एनिमेशन नहीं है, और ये मैं बखूबी जानता हूँ कि इसके अंदर कोई एनिमेशन में मैंने तीर नहीं मारे हैं, बहुत ही सिंपल सी एनिमेशन यूज़ की है। लेकिन जो भी फैसले मैंने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने में लिए, इलस्ट्रेटर की फाइल्स को, सारा टाइम उनके अंदर कंज्यूम हुआ है, क्योंकि दिन के अंदर 5 या 6 से ज़्यादा फाइल्स मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा था जिस साइट से मैं ये कंटेंट डाउनलोड कर रहा था, और मैं उसी वेबसाइट को प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं वही यूज़ कर रहा था सिर्फ। एक तो लिमिटेड कंटेंट था मेरे पास डाउनलोड करने के लिए, और दूसरी बात ये कि क्लाइंट की जारी बात है सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो सोच समझ कर फैसला लिया मैंने। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये पहला ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, और कमेंट्स के अंदर अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजें मुझे। और अगर कोई गलती हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मैं ये बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, और ना ही मेरी एनिमेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो मैं जानता हूँ कि मैं बहुत सारी जगहों पर शायद कुछ गलत भी कह दूँ, तो मैं उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।